गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के विघटन का, कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शासन व्यवस्था की दुर्लभता, अयोग्य और जो उनका जैसे शासक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो क्या अयोग्य और शक्तिहीन होने के कारण ही जो शासन व्यवस्था में दुर्लभता आई, और दिल्ली सल्तनत में योग्य शासकों का पूर्णतः अभाव था और उन्होंने शासन प्रणाली बनाए रखने का भी कोई प्रयास नहीं किया था। उनका शासन सैनिक शक्ति तथा लूटमार पर ही टिका हुआ था, जिसकी वजह से प्रांतीय शासकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ। फिर नेक्स्ट है उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। तो इसमें यह हुआ कि एक सुल्तान की मृत्यु के पश्चात फिर गद्दी के लिए हमेशा क्या झगड़ा प्रारंभ हो जाता था। कोई निश्चित नहीं था कि मान लो कि फिरोज शाह तुगलक के बाद उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस गद्दी के लिए हमेशा लड़ाई होना, गद्दी के लिए हमेशा क्या झगड़ा प्रारंभ हो जाता, जिसकी वजह से क्या है जो अगल बगल के थे राजा जो भी थे, तो उस तरह से क्या वो आपसी उनका जो झगड़ा होता था उसका फ़ायदा उठाने लगे और दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा कर लिए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब सुल्तान की मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु के पश्चात फिर वही गद्दी के लिए झगड़ा प्रारंभ हो जाता था। और उसमें उन झगड़ा में जो दो होते थे अपोज वाले, फिर उसमें ये होता था कि जो शक्तिशाली होता था, जो शासक शक्तिशाली होता था, वही सुल्तान बन जाता था। फिर नेक्स्ट है हिंदुओं के साथ अत्याचार एवं स्थानीय शासकों का विरोध। सबसे बड़ी बात इसमें कि जब हिंदुओं पर भी जजिया कर लगा देना, एक बार लगाना फिर उसको हटाना फिर पुनः उसको लगाना, तो यही सब चीज़ें थी कि दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासकों में क्या कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, और जो स्थानीय शासक थे इनको सहन न कर सके और वे सुल्तानों के विरुद्ध लगातार विद्रोह करते रहे, जिसकी वजह से शासनकाल का अंत हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। फिर नेक्स्ट है कि आपसी फूट वही मुसलमानों में धार्मिक एकता तो थी, परंतु वे विभिन्न नस्लों, धर्मों, जातियों एवं कबीलों के थे, इसलिए उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगा। जैसे कि मान लो जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो वो क्या था, वो कुतुबी राजवंश से बिलोंग करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी राजवंश से बिलोंग करने लगा। फिर उसके साथ जो आराम शाह आया वो भी कुतुबी राजवंश से था। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है गुलाम वंश में, तो इल्तुतमिश, फिर उसके बाद आती है रजिया सुल्ताना, फिर बाराम शाह, फिर मसूद शाह, ये जो आते हैं वो क्या हुए, शमसी राजवंश के हुए। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आते हैं गयासुद्दीन बलबन, कैकुकाबाद, कैम्यूयर्स, ये जो गुलाम वंश के हैं, तो ये जो इन लोग का जो तीनों का था राजवंश था वो बलबनी राजवंश से बिलोंग करते थे। सेम ऐसे ही खिलजी वंश में भी हुआ, तुगलक वंश में भी हुआ। तो ये सब क्या हुआ, ये आपस में वही कबीले जो आपसी अपने मतलब मुस्लिम होते हुए कोई ईरानी नस्ल से था, फिर जब सैयद वंश आता तो सैयद वंश अपना धाक जमाने लगता कि नहीं मैं तो अल्लाह के पैगंबर की नस्ल हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ, आपसी झगड़े होने लगे, आपसी फूट हुए, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ। फिर नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक की भूलें। इसमें ये होने लगा कि मोहम्मद तुगलक ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। मोहम्मद तुगलक ने अपने जानने में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अब तक का दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, बट उसकी कुछ ऐसी गलतियां थी जो भी है कि वो सारी जो भी योजना बनाता था वो सारी की सारी योजना फेल हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सारी योजनाओं की असफलता ने साम्राज्य को क्या पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया, जिससे जनता में असंतोष फैल गया और वो दिल्ली सल्तनत के विरोध हो गए। फिर नेक्स्ट है कि तैमूर का आक्रमण। जब दिल्ली सल्तनत में देखा जब सारे जो शासक थे आपस में लड़ने झगड़ने लगे, फिर तो इसका फ़ायदा तैमूर लंग ने उठाया। तैमूर का आक्रमण हुआ। जो तैमूर का आक्रमण से क्या हुआ कि दिल्ली को पूरी तरह धक्का लग गया। उसने चारों ओर लूटपाट और कत्लेआम मचा दिया था। फिर सल्तनत की जो सैनिक एवं अर्थव्यवस्था की पूरी बिगड़ गई, क्योंकि राजकोष में इतने निधि बचे ही नहीं थे
कि वो कुछ ऐसी सेना को दें और सेना को बढ़ावा करें या कुछ अलग से कुछ चीज़ें लाएं, कि वो कहने का मतलब ये कि जो तैमूर की सेना के सामने, तैमूर के आक्रमण के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ। अब हम बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के विघटन हुआ लेकिन कुछ अचीवमेंट भी हमको मिले। तो कुछ अचीवमेंट की अगर हम बात करते हैं सल्तनत कालीन उपलब्धियां की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई संस्कृति का जन्म। इसमें ये हुआ कि जब कोई दो अलग अलग विचार आपस में मिलते हैं तो पारस्परिक क्या होता है, जो पारस्परिक आदान प्रदान को जन्म देते हैं। इसी प्रकार क्या हुआ कि तुर्क एवं भारतीय संस्कृति के आपसी आदान प्रदान से एक नई संस्कृति का विकास हुआ। नेक्स्ट है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की हम बात करें तो उस टाइम क्या था कि ईरानी और इराकी, ठीक है, कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की भी नई नई विधियाँ लेते आए। कोई ऐसी बातें दिखाई भी, जैसे कुछ स्तूप हुआ मंदिरों में दिखाई ही नहीं दी। तो मुसलमानों की इमारतें की मुख्य बातें थी जैसे कि मेहराब, गुंबद और मीनारे, जो उनकी सभी इमारतों में देखे जा सकते थे। वही गुंबद का इजाद हुआ सल्तनत काल में ही हुआ। मेहराब जो बनता है और मीनार, ये सब क्या सल्तनत कालीन देन है। मेहराब और गुंबद बनाने के लिए चूने और गारे का घोल का प्रयोग सर्वप्रथम सल्तनत काल में बाहर से आए हुए कारीगरों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ईरान एवं इराक के कारीगर ईंट एवं पत्थर के टुकड़ों को चूने से जोड़कर ऐसे गोल गुंबद बनाते थे। तो ये जो गुंबद होता है जो मस्जिदों पे और ऐसा आप लोग देखते हो, तो ये गुंबद ईरानियों का ही देन है और सल्तनत कालीन अचीवमेंट है। फिर नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र का विकास। फिर हुआ ये कि मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र गुजरात से बनती थी। इसके बाद तो लाहौर, सियालकोट, फिर कुछ ऐसे मुल्तान, गुजरात तथा गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए प्रसिद्ध हुए। राजस्थान एवं गुजरात में भी निर्मित जमधार, छुरे, धनुष, तीर, बाण की मांग होने लगी थी। फिर सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम होती थी, जो बंदूक के अतिरिक्त लोहे का उपयोग सभी प्रकार के कवच, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि में होता था। तो अस्त्र शस्त्र का विकास भी दिल्ली सल्तनत में हुआ। फिर नेक्स्ट है चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। तो सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विज्ञान विषयों में अनुसंधान के लिए राजाओं तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। वे इन कार्यों के लिए प्रोत्साहित भी देते थे। जैसे कि बर्नी ने अपने तारीख़ फिरोजशाही में, जो बर्नी ने लिखा था तारीख़ फिरोजशाही, तो इसमें क्या है कि चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की थी, जिसमें मौलाना बदरुद्दीन हुए, सदरुद्दीन, अमूमुद्दीन, ये सब क्या है, ये मध्यकालीन युग के प्रमुख चिकित्सक थे। तो इस प्रकार से सल्तनत काल में हमें चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र की भी देन हुई। फिर नेक्स्ट है कि व्यापार एवं उद्योग। अगर व्यापार एवं उद्योग की बात हम करें तो इसमें जब ईरानी इराक आने लगे तो इससे क्या जो व्यापार का भी मार्ग का विस्तार हुआ। इसी प्रकार मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार में भी बाधा नहीं डाली। गांव तथा शहरों में कारीगरों, शिल्पों एवं अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा था और उनके औजार भी वही थे। तो इस प्रकार से कुछ विशेष प्रकार के काम भी करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलई लगाने वाले, घोड़े की नाल एवं रकाब बनाने वाले, कागज आदि बनाने वाले। तो इस तरह से इस प्रकार से जो शाही कारखाने भी थे जो फारस देश की तकनीकी के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कार्य जैसे वो जो कारखाने थे फारसी देश के कारखाने, तो उसमें क्या शाही तथा दरबारी लोगों की आवश्यकताएं की वस्तुएं बनाई जाती थी। तो इसी तरह से जैसे कि मान लो चांदी के टके जो हुआ, तांबे का जीतल नामक मुद्राएं भी चलाई गई। तो ये सब क्या व्यापार एवं उद्योग का ही आदान प्रदान हुआ एक दूसरे से दूसरे देश में। जैसे बंगाल को सोनार गांव, जैसे बंगाल को क्या हुआ कि ढाका जो था बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है, तो कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात किया गया। तो ये सब क्या सल्तनत काल के ही टाइम काल का है। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासन। अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी या अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के समय में भी वही निर्णय लेता था। ये हम लोग ये जो था मौर्यकालीन जब पढ़े थे तो उसमें भी ये चीज़ था कि
जो राजा होता था वही सेना का अध्यक्ष अधिकारी होता था। तो इसी तरह से और न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। जो न्याय राजा ने सुल्तान ने ले लिया वही जो निर्णय वो अंतिम होता था। सुल्तान अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना न रहना ये सब क्या है, ये सब सुल्तान की इच्छा पर ही निर्भर करता था। और समय समय पर सुल्तान मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्यों को भी एक दूसरे में परिवर्तित करते रहते थे। फिर नेक्स्ट है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में ये हुआ कि जैसे समस्त देश तो क्या थे उस टाइम, अनेक प्रांतों में विभक्त थे। इन्हें पहले इक्ता, जो प्रांत था, प्रांतों को पहले इक्ता और बाद में क्या कहा, बाद में विलायत कहा गया। जब सल्तनत काल में जो प्रांत होते थे, प्रांत को पहले इक्ता, ठीक है, और बाद में उसको विलायत कहा गया था। और प्रत्येक प्रांत का जो अधिकारी गवर्नर होता था उसे इक्तादार, फिर बाद में मुक्ति या वली कहलाया गया। तो ये थे कुछ उसके प्रांतीय शासन। फिर नेक्स्ट है स्थानीय शासन। अगर हम स्थानीय शासन की बात करें तो प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गाँव के समूह को, जो गांव का समूह था उसे परगना कहते थे। और जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। ये आप लोग के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर एग्ज़ाम के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये होता है कि जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहा जाता था, तो प्रांत की सबसे छोटी इकाई को गाँव कहा जाता था। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। और जो गाँव का मुखिया होता था उसे मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। ये थे इनके स्थानीय शासन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्रकला एवं संगीत की। चित्रकला एवं संगीत में सल्तनत काल में अगर बात की जाए तो बारीक और छोटे छोटे चित्र भी बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला था। वे अपने सुल्तानों का चित्र बनाया करते थे। कभी कभी वे पुस्तक में वर्णित घटनाओं के भी चित्र बनाए जाते थे। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि अमीर खुसरो भी इन्हीं सल्तनत काल का ही देन है। फिर भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का भी प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता भी बढ़ी। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। और फिर उनका विश्वास भी भक्ति संगीत उन लोग का विश्वास ये था कि जो भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। और इससे क्या होता है कि संगीत के नए रूपों को लोकप्रियता होने की बड़ी सहायता मिली। तो ये थी इनकी कुछ चित्रकला एवं संगीत। फिर लास्ट है कुछ मिली जुली शैलियाँ। अगर हम बात करें मिली जुली शैलियों में तो ये था कि जो इराक एवं ईरानी कारीगरों से ये बातें भारत के कारीगरों ने सीखी है। जैसे कि ये जो गुंबद वगैरह जो बनाना, मेहराब, गुंबद, ये सब क्या है, भारतीयों ने सीखा। किससे सीखा है? ईरानी और इराकी से। उन कारीगरों ने भी भारत के कारीगरों से हुनर सीखे। अब जाहिर सी बात है, ईरानी कुछ अपनी चीज़ें लेकर आए थे तो फिर भारत से भी वो कुछ चीज़ें लेकर गए थे ना। तो यही उनकी कुछ मिली जुली शैलियाँ कि उन कारीगरों ने भी भारत के कारीगरों के हुनर सीखे। मंदिरों में मेहराब एवं गुंबद बनाने लगे और अनेक मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे भी बनाने लगे थे। ये कुछ सल्तनत कालीन उपलब्धियाँ थी। हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट था आज यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने ज्योग्राफी के पार्ट को। थैंक यू क्लास।